ठीक है, दूसरी इन लोगों ने, हाँ, तो हमने जो चीज पढ़ा कि बेसिकली 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक बोर्ड की लीडरशिप, कंपनी के पर्पस के बारे में बात करता है एक बार पार्ट, दूसरा डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तीसरा पार्ट बात करता है बोर्ड के कंपोजिशन, उसके सक्सेशन और उसके इवेल्युएशन के बारे में, चौथा बात करता है कैसे किसी कंपनी में ऑडिट होगी या रिस्क या इंटरनल कंट्रोल्स कैसे होंगे, और फिफ्थ पार्ट है वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिम्यूनरेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, बोर्ड की लीडरशिप के बारे में अपन ने पढ़ना चालू किया। फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोगों ने, हमने शायद फर्स्ट ही प्रिंसिपल पढ़ा था और डिटेल पढ़ा ही नहीं था। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्लियर है यहाँ पे आप दोनों को? फर्स्ट प्रिंसिपल जिसमें ये बोला गया है कि भी सक्सेसफुल कंपनी को लीड एक इफेक्टिव बोर्ड करता है, जिसका रोल होता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस को प्रमोट करना, ताकि शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू जनरेट करी जा सके। दिस वाज द प्रिंसिपल, और हमने इसके ऊपर काफी डिस्कशन भी किया था कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस से क्या मतलब है ना। वो सारे मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था कि आजकल जैसे कोई चीज ट्रेंड में आ जाती है फिर लोग उसको भूल जाते हैं, तो वो इट इज नॉट कॉल्ड एज लॉन्ग, इट इज अ वेरी शॉर्ट सक्सेस। ठीक है, आप अगर बोर्ड का पार्ट हो, अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, तो आपको अपनी कंपनी के लिए कोशिश करनी है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस क्रिएट करने का, ना कि इस तरह की शॉर्ट टर्म सक्सेस को जनरेट करना। ठीक है, ये यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है भाई सिमरन एंड वैदिक? यस सर। ठीक है, सो द नेक्स्ट, हाँ, अब हम लोगों को पढ़ना है और क्या प्रिंसिपल्स दिए गए हैं हमारे इस कोड में। सो दीज आर ओनली द प्रिंसिपल्स, है ना, ये कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, दीज आर ओनली द प्रिंसिपल्स। हाँ, अब आप कैसे इसको प्रिंसिपल को अपने बिजनेस में फॉलो कर रहे हो वो सब आपके ऊपर छोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है बोर्ड शुड एस्टेब्लिश द कंपनी पर्पस, वैल्यूज, स्ट्रेटजी। द बोर्ड शुड लीड बाय एग्जांपल एंड प्रमोट द डिजायर्ड कल्चर। इसके अलावा एक प्रिंसिपल और जो इन लोगों ने बताया है वो है कि भाई बोर्ड को कंपनी का पर्पस, वैल्यूज एंड स्ट्रेटजी, तीन चीजें स्टैब्लिश करनी चाहिए। देखो, आप कंपनी को लीड करोगे, आपके पीछे पीछे लोग चलेंगे, आप जैसे उनको चलाओगे वैसे वो चलेंगे, वही कंपनी को डायरेक्शन डायरेक्शन आपको ही देना है, कंपनी को, उसके एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो ये कंपनी का पर्पस स्टैब्लिश अगर नहीं होगा, कंपनी को एक पर्पस देना पड़ेगा आपको अपने एम्प्लॉयज को कि भाई देखो ये हम लोगों का पर्पस है और ये हमारी कंपनी का पर्पस है, दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग, हम लोग इसलिए काम कर रहे हैं, है ना। बिना पर्पस के जो है वो डायरेक्शनलेस लीडरशिप हो जाती है कि भाई ठीक है काम कर रहे हैं, रोज सुबह काम करना चालू किया, शाम को खत्म कर दिया, लेकिन ये नहीं पता हमको कि हमें पहुंचना कहाँ है। ऐसे होगा कि बिना अगर आप गोल के काम करोगे तो होगा क्या, सुबह काम करना चालू किया, शाम को खत्म कर दो, बट यू आर नॉट श्योर कि वेयर यू आर लीडिंग, हम लोग किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, हम कैसे मेजरमेंट करेंगे कि हम कितना सक्सेस हुए हैं उस चीज के अंदर, नहीं ये कर पाओगे कभी? कर पाओगे ये चीज? जल्दी बताओ, कर पाओगे इस तरीके से बिना पर्पस के काम करोगे तो? नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई इन लोगों ने बोला है कि बोर्ड को कंपनी का एक पर्पस एस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि आप जब काम करें तो एक डायरेक्शन में काम करें, एक दिशा में काम करें। ठीक है, और उसके लिए वैल्यूज और उसके लिए स्ट्रेटेजीज, दोनों चीजें फिर आपको एस्टेब्लिश करनी है कि भाई हम लोग कोई काम अगर कर रहे हैं, हम किसी पर्पस तक को अचीव करना चाहते हैं, तो वैल्यूज भी उसके लिए एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी हमको, है ना। हम अनएथिकल तरीके से काम नहीं करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी भी करनी पड़ेगी। द डायरेक्टर शुड लीड बाय एग्जांपल, और एग्जांपल देते हुए डायरेक्टर्स को लीड करना चाहिए, ताकि उनके एम्प्लॉयज उनको देखें कि भाई देखो हमारा डायरेक्टर है किस तरीके से काम करता है, क्या वैल्यूज हैं। सी फॉर एग्जांपल आप रतन टाटा जी को देखिए, तो ही हैज गिवन द पर्पसेस ऑफ टाटा, और उनको, उनके जितने भी एम्प्लॉयज होंगे आज के दिन पे टाटा पे, दे कंसीडर हिम एज एग्जांपल। वो उनके वैल्यूज को जो है वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनके वैल्यूज को फॉलो करते हैं। करते नहीं करते, आप देखोगे भाई रतन टाटा कितने वेल नोन पर्सन है इंडिया के, और वो सिर्फ उनकी कंपनी वाले नहीं कर रहे, बल्कि एज अ इंडियन हम लोगों को बड़ा प्राउड फील होता है कि यार कोई भी पर्सन एज अ बिजनेस हम देखें तो बिजनेस की एथिकल वैल्यूज ये होनी चाहिए, है ना भाई, हाँ या ना, ये सुनो, होता ही नहीं होता ऐसा कि नहीं यस होता? सर।
होता है, सब जानते हो रतन टाटा का तो नाम सबने सुना हुआ है, कोई तो ऐसा नहीं है हमारे बीच में रतन टाटा जी को नहीं जानता। ठीक है। एंड प्रमोट द डिजायर्ड कल्चर, और उसी तरीके से आपको अपनी बिजनेस में, अपनी कंपनी में वो कल्चर जो है, वो डिजायर्ड आपका जो भी कल्चर है वो प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, आप उनके लिए एग्जाम्पल बनेंगे, ठीक है, तो वो कल्चर आपका फॉलो करेंगे। अगर आप उनके लिए एग्जाम्पल नहीं बन पाओगे ना, तो ये बहुत मुश्किल है ये चीज फिर, कि आप कैसे क्या एथिकल वैल्यूज पे काम कराना चाहते हो वो सब चीजें। इसके अलावा इन्होंने एक प्रिंसिपल और दिया है कि बोर्ड को इंश्योर करना है कि नेसेसरी रिसोर्सेज आपके पास जगह पे हो, ताकि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाए। तो कंपनी को उनके उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना है आपको। एक फ्रेमवर्क आपको इफेक्टिव कंट्रोल्स का स्टैब्लिश करना है, ताकि रिस्क का असेसमेंट और उसका मैनेजमेंट किया जा सके। तो देखो, काम करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत है। रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं किसी भी बिजनेस के लिए, क्या क्या तीन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं? जल्दी बताओ, क्या रिसोर्सेज होते हैं? इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, प्रोडक्शन करने के लिए। कैपिटल, लेबर, मटेरियल। कैपिटल, हाँ बस इसकी तो थोड़ी टेक्निकल, मैन मनी एंड मशीन्स, तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होती है, मैन मनी एंड मशीन्स। ठीक है। आपको काम करने के लिए आदमी की जरूर आवश्यकता है। आदमी से मेरा मतलब मेल वाला आदमी नहीं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है वो, ठीक है ना, रिसोर्स की तरह, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए आपको, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपको देने पड़ेंगे, और आपको फिजिकल रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। प्रोडक्शन कैन नॉट बी डन विदाउट मिसिंग एनी ऑफ दीज रिसोर्सेस। ठीक है, अगर एक भी रिसोर्स मिसिंग है, आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। और रिसोर्सेस सफिशिएंट होने चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये कौन प्रोवाइड करेगा रिसोर्सेस? ये जिम्मेदारी बोर्ड की होगी, कि भाई कंपनी को रिक्वायर्ड रिसोर्सेज जो भी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए वो प्रोवाइड कराए जाए। कैसे कराना है, कैसे कराना है वो स्पेसिफिक बात हो जाती, तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड उसके बारे में बात है। दैट इज ओनली, इट हैज गिवन ओनली दी प्रिंसिपल, कि भाई ये प्रिंसिपल है, आप इसको फॉलो कीजिए, इन सिद्धांतों को आप फॉलो कीजिए। अब कैसे करेंगे वो चीज तो स्पेसिफिक हो गई, वो आपके ऊपर छोड़ दिया। ठीक है भाई, आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। वैदिक समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, द बोर्ड शुड इंश्योर इफेक्टिव मैनेजमेंट विद एन एनकरेज पार्टिसिपेशन। इसके अलावा इफेक्टिव मैनेजमेंट बोर्ड को इंश्योर करना है, और शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स को एनकरेज करना है पार्टिसिपेशन के लिए। ठीक है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट इंश्योर करना बोर्ड की जिम्मेदारी। कैसे होगा, क्या होगा, वो बोर्ड करेगा उस काम को, लेकिन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पुट ऑन द शोल्डर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड शुड इंश्योर दैट वर्कफोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस आर कंसिस्टेंट विद द कंपनीज वैल्यू। इसके अलावा बोर्ड ये भी इंश्योर करे कि जो भी उन्होंने वर्कफोर्स के लिए पॉलिसीज बनाई है, और वो जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वर्कफोर्स से रिलेटेड, वो प्रैक्टिसेस कंपनी की वैल्यूज के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। द वर्कफोर्स शुड बी एबल टू रेज मैटर ऑफ कंसर्न। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई एम्प्लॉयज की चिंता, एम्प्लॉय की परेशानी को समझने के लिए बोला है, एम्प्लॉयज के बारे में सोचने के लिए बोला है। वर्कफोर्स वर्ड रिलेट करता है आपके एम्प्लॉयज को। तो ये चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि भाई बोर्ड जो है कंपनी की वैल्यूज के हिसाब से वर्कफोर्स पॉलिसी बनाए, और वैसे ही उसको प्रैक्टिस लेकर के आए। आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो कंपनी की वैल्यूज के बारे में, कि हम बहुत एम्प्लॉय सेंट्रिक पीपल हैं, हम पीपल सेंट्रिक पीपल हैं, हम लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, हम उनके बारे में सोचते हैं, परिवार। आजकल तो इवन इंस्टाग्राम पे आप लोग वीडियोस वीडियोस देखते हो, इंस्टाग्राम तो उन पे चिल्लाते हुए आते हैं वीडियोस की भाई बैंक, कोई कंपनी का बॉस है वो अपने एम्प्लॉयज पे बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा है। एक मैंने देखा था अभी बीच में ना, कह रहा था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे परिवार के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। ये सब इस तरीके का कल्चर आपने कर रखा है, टॉक्सिक। ठीक है, जहाँ पे आपका एम्प्लॉय बहुत प्रेशर में काम करता है, बहुत परेशानी में काम करता है, उसके पास समय नहीं है, अपनी फैमिली के लिए समय नहीं है, अपने लिए समय नहीं है। ठीक है, आप बस उसको पैसा दे रहे हो, और आप सोच रहे हो कि बस उससे चूस लेना है उसको पूरी तरह। तो ये जो कल्चर है, इस कल्चर को हम नहीं चाहते कि इस तरह का कल्चर हमारे कॉर्पोरेट उसमें रहे। चाहे भले वैसे मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, रहेगा ये सब कुछ ही।
बट हम चाहते हैं कि अच्छा कल्चर प्रमोट किया जाए, ठीक है। और वर्कफोर्स जो है वो कोई अगर मैटर ऑफ कंसर्न है, कोई चिंता की बात है, तो वो फ्री माइंड से आकर के अपने मैनेजमेंट को बताए कि सर ये देखो ये परेशानी की बात, ये इसको इस तरीके से प्रॉब्लम्स हम लोगों के साथ आ रही है। वो कल्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं होगा, है ना भाई? यहाँ यस और नो, हाँ या ना? यस सर। यस तो सर। वर्कफोर्स को के लिए ये सब चीजें इंश्योर करना ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है, ठीक है। तो ये कुछ इन लोगों ने प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए। आगे भी समझ में लीडरशिप एंड कंपनी के पर्पसेस को लेकर के क्या प्रिंसिपल्स दिए, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ इसको एक बार शॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स आपके बोर्ड की लीडरशिप और कंपनी के पर्पस को लेकर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये है कि लीड आपका बोर्ड करेगा, इफेक्टिव बोर्ड, वैन इफेक्टिव बोर्ड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस जनरेट करना है हम लोगों को, कंपनी के पर्पस वैल्यूज एंड स्ट्रेटेजी स्टेब्लिश करनी है, नेसेसरी रिसोर्सेज इंश्योर करने हैं, इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए आप जिम्मेदार हैं, ठीक है। और वर्कफोर्स की पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को कंपनी की वैल्यूज के साथ कंसिस्टेंटली इंश्योर करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ये हमारी कुछ प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं था, अब वो कैसे करोगे क्या करोगे ये इस कोड ने आपके ऊपर छोड़ दिया, करना आपको है, ये नहीं बता रहा कि करना कैसे है, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। क्लियर हो गई, समझ में आ गई? आगे पढ़े इसको, जल्दी बताओ भाई। हाँ, याद हुआ नहीं हुआ, समझ में आ गई ये पांचों प्रिंसिपल्स? यस सर। एक सेकंड रुकना, मैं चार्जर। हम्म। तो अब हम कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन देखेंगे। देखो उससे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ, अभी आपने शायद कॉर्पोरेट लॉज नहीं पढ़े होंगे, पढ़ेंगे क्या? कॉर्पोरेट लॉ पढ़ लिया क्या? यस सर। पढ़ लिया? किसने? वैसे वैदिक आपने पढ़ा? नो सर, अभी नहीं पढ़ा। चलो कोई बात नहीं। तो देखो कोई भी कंपनी जो होती है ना, सबसे पहले अकाउंटिंग ईयर पता है क्या होता है, कब से स्टार्ट होके कब से खत्म होता है? वैसे तो पता होगा, कोई बात नहीं। यस कब खत्म सर। होता है? फ्रॉम अप्रैल टू 31 मार्च, 31 मार्च। दिस इज द अकाउंटिंग। तो एज पर कॉर्पोरेट लॉस 31 मार्च को आपकी सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ साथ बहुत सारी चीजें बनती है। ये सिर्फ 31 मार्च की बात नहीं कर रहा मैं, 31 मार्च के बाद की बात कर रहा हूँ, 31 मार्च के बाद, आफ्टर 31 मार्च एक पूरी एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है। किसी भी कंपनी को ये रिपोर्ट बनानी जरूरी होती है। आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब इस एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होता है, ठीक है। ये रिपोर्ट आप पूरी किसके सामने रखते हो? आपकी एक मीटिंग होती है जिसको हम एजीएम कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। इसके बारे में सुना है, एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, और इस मीटिंग में शेयर होल्डर्स के सामने एनुअल रिपोर्ट रखी जाती है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको क्यों बताया, वो इसलिए बताया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखो समझो इस चीज को कि बहुत बड़ी पोजीशन हो जाती है किसी भी कंपनी, हालांकि वो कंपनी टू कंपनी फर्क पड़ता है, लेकिन अगर बड़ी कंपनी है और आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो तो बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना भाई, है ना? ये सुनो, है या नहीं बड़ी बात, हाँ या ना? यस सर है। हाँ तो बताओ ना, अगर कोई एम्प्लॉय अपना काम उसको, देखो समझो इस एम्प्लॉय को काम क्या करना है, वॉट, ये काम क्या करेगा, ठीक है, कैसे करेगा, ठीक है। तो क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, ठीक है, और इसके काम का इवेल्युएशन, अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो सब चीजें उनका सीनियर कर सकता है। आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो तो आपका सीनियर यहाँ पे ये सब काम कर सकता है।
आपको बता देगा भाई क्या काम करना है, कैसे करना है, और आपने वो काम कैसे किया, ये सब चीजें हो जाएंगी, हाँ या ना? आपका सीनियर कर लेगा, यस और नो? होगा नहीं होगा ऐसा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है सिमरन, है ना भाई? अगर आप किसी कंपनी में कोई छोटी मोटी पोजीशन पे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, कैसा काम किया, जो भी आपका सीनियर होगा वो ये सब चीजें देखेगा, है ना? देखेगा ना सिमरन, यस और नो? Yes, sir. नाउ व्हाट अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? देखो कोई भी कंपनी में सबसे टॉप पोजीशन जो होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। अब इनको क्या काम करना है, व्हाट वर्क विल दे विल डू, हाउ दे विल डू, ठीक है, कैसे उस काम को करेंगे, एंड इन्होंने उस काम को कैसा किया है, हाउ दे हैव डन इट, द इवेल्युएशन, ये सब चीजें कौन करेगा? इनसे ऊपर कोई है ही नहीं कंपनी के अंदर, इनसे ऊपर है कोई? ये बताओ। No, sir. इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। तो किसी भी कंपनी में क्योंकि ये सबसे टॉप पोजीशन होती है तो एक बड़ा चैलेंज ये आ जाता है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम का वो क्या काम करेंगे, वो कैसे काम करेंगे, उनके काम का इवेल्युएशन कैसे होगा, उन्होंने अच्छा किया है, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे डिटरमाइंड होगी। तो इसके लिए ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड आपको बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के काम के ऊपर यहाँ पे ये सब चीजें इन्होंने मेहनत मेहनत ये सब इसलिए बनाया है कि भाई इनका डिटर्मिनेशन करा जाए कि ये क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, और इनके काम का इवेल्युएशन कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी के सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड है कि कंपनी कैसी चलेगी, इन्हीं के ऊपर डिपेंड है यहाँ पे, यस और नो? है Yes, ना sir. भाई? इन्हीं के ऊपर डिपेंड है ना ये चीज तो। तो इसीलिए एक अब इन लोगों का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, इन लोगों के काम का जो इवेल्युएशन है, वो सब चीजें शेयर होल्डर्स के सामने आनी चाहिए। किसके सामने आनी चाहिए? शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर जनरली कोई एक पर्सन नहीं है, वो तो ग्रुप है पूरा। तो इनका काम कैसा इन्होंने किया या नहीं किया, वो सारी चीज इनके शेयर होल्डर्स के सामने आनी चाहिए। और शेयर होल्डर्स के सामने कोई चीज किसके थ्रू आती है? वो एनुअल रिपोर्ट के थ्रू आती है बेटा। किसके थ्रू आती है? एनुअल रिपोर्ट। एनुअल जनरल मीटिंग में पूरी कंपनी में क्या काम इनके ऊपर था, इन्होंने उस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाया, ठीक है, वो सब चीजें इनकी एनुअल रिपोर्ट में निकल करके शेयर होल्डर्स के सामने आएगी। और फिर शेयर होल्डर्स के पास हाथ में होता है कि भाई इन लोगों को एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, या इनको बोर्ड पे से हटाना है। आया समझ में? आया ना? यस और नो? ये चीज। Yes, sir. सो दैट्स व्हाई एनुअल रिपोर्ट अपने आप में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो हर साल क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट का बहुत बार जो है वो आपको रेफरेंस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग समझते हैं मेन प्रोविजंस क्या दिए हैं। द बोर्ड शुड डिस्क्राइब इन द एनुअल रिपोर्ट हाउ अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क टू द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द बिजनेस हैव बीन कंसीडर्ड एंड एड्रेस्ड। देखो सबसे पहले अपना पॉइंट क्या है, सबसे पहले इन लोगों ने जो प्रोविजंस बनाए वो कंपनी की लीडरशिप और उसके पर्पसेस के लिए बताए कि आप कंपनी को कैसे लीड करेंगे, तो उसी से रिलेटेड प्रोविजंस इन लोगों ने बनाए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, देखो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे पोजीशन पे हो तो ऑफ कोर्स सी बात है, या तो आपने पढ़ाई पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छे उससे कर रखी है, अदरवाइज आपके पापा भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वहां पे, या उस कंपनी के बड़े मेजर शेयर होल्डर हैं, तभी आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो। अदरवाइज और कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं आपके पास, है ना भाई? आया ना? यही यस है। सर। तो हमारे Yes, इंडिया sir. में आईएम जैसे कॉलेजेस होते हैं, तो वहां से जो बच्चे पढ़ लिख के आईएम जब पास आउट होते हैं तो उनको कंपनीज में इस तरह की पोजीशन ऑफर होती है। तो वो बड़ा आईएम हो या आप एसी से जैसे कर रहे हो, तो हो सकता है कि कल को आप भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोजीशन तक पहुंच जाओ। ठीक है, तो ये सब चीजें तब अकॉर्डिंगली वैसे काम करती है। तो अब आपको इतना, आपने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, सब चीजें हैं, करोगे क्या काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में? क्या काम करोगे? सोचो क्या काम करोगे?
क्या काम करेंगे? हमारा काम क्या होगा? सोचो। बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना ये हमारी ड्यूटी है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. यही काम होगा सर हमारा। तो ये काम है, लेकिन मेरे से कोई सीनियर नहीं है अब इस पोस्ट में, तो वो ये नहीं पता कर सकते कि मैंने काम किया नहीं किया। सो देयर कम्स द लॉ। वहां कानून आ गया, वो कह रहा है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एनुअल रिपोर्ट में ये बताना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने अपना काम किया, और किया तो क्या किया। हाउ अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क टू द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द बिजनेस हैव बीन कंसीडर्ड। आप वहां बैठकर एसी कमरे में एसी की हवा खाने के लिए नहीं बिठाए गए हो, ठीक है? कंपनी के पैसों पे छुट्टियां जाने के लिए नहीं बिठाए गए हो, ठीक है? लोगों को डांटने के लिए आपको नहीं बिठाया है, आपको बिठाया है कंपनी को सक्सेसफुली चलाने के लिए। तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करी, क्या रिस्क आइडेंटिफाई करे हैं फ्यूचर सक्सेस को लेकर के, कैसे उसको कंसीडर किया एंड कैसे उसको एड्रेस किया, ये पूरी बात आपको एनुअल रिपोर्ट में बतानी पड़ेगी। मतलब आपका काम जा रहा है शेयर होल्डर्स के सामने सीधा, ठीक है? बाकी दुनिया का काम आपके सामने आता है, आपके एम्प्लॉयज के जितने भी ऊपर से नीचे तक सब लग रहे हैं, सबकी परफॉर्मेंस आपके पास है, और आपकी परफॉर्मेंस जाएगी किसके सामने? शेयर होल्डर्स के सामने। ठीक है भाई, आई बात समझ में सिमरन वैदिक? यस और नो? Yes, sir. द बोर्ड शुड Yes, sir. डिस्क्राइब इन द, हाँ, तो बोर्ड को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कैसे फ्यूचर सक्सेस को लेकर के अपॉर्चुनिटीज रिस्क हमने कंसीडर किए और कैसे उनको हमने एड्रेस किया है। आने वाले समय में अगर हमारे बिजनेस को रिस्क है तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे हुआ, फिर हमने उसको एड्रेस कैसे किया, कोई अपॉर्चुनिटी तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया है हम लोगों ने, और उस कैसे उसको एड्रेस किया है। द बोर्ड शुड असेस and monitor culture where behavior throughout the business is not consistent with the purpose, values or strategy. The board should ensure management has taken the corrective action. इसके अलावा बोर्ड की ड्यूटी है कि अपनी कंपनी में कल्चर का असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग करे कि भाई किस तरह का कल्चर हमारे यहाँ पे प्रमोट हो रहा है, कैसे हमारे कल्चर से मतलब है कि कैसे हम लोग काम करते हैं, हमारे वर्कफोर्स को लेकर के पॉलिसीज क्या है, क्या उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो वैल्यूज के हिसाब से है या नहीं है। जो ऊपर हमने वैल्यूज बनाने की बात करी थी, अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कल्चर जो है उसका असेसमेंट कीजिए, उसकी मॉनिटरिंग कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हम लोग जो है एज पर हमारी जो पर्पस है, हमारी जो वैल्यूज है और स्ट्रेटेजी है, इसके अकॉर्डिंग हमारी कंपनी में हमारे लोगों का बिहेवियर वैसा नहीं है, तो क्या मैनेजमेंट ने कोई करेक्टिव एक्शन, तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर मैनेजमेंट होता है, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है ना बेटा, जो रूटीन के काम करने वाला है, जो परचेज का मैनेजमेंट होगा, जो सेल का मैनेजमेंट होगा, जो मार्केटिंग का मैनेजमेंट होगा, जो फाइनेंस का मैनेजमेंट होगा, इन सब से भी ऊपर बोर्ड है ना? तो कंपनी में मैनेजमेंट की मेजर जिम्मेदारी इन लोगों की है, और बोर्ड को ये देखना है कि क्या मैनेजमेंट इसके लिए काम कर रहा है, और क्या अगर हम लोगों का कल्चर एज पर हमारे पर्पस, वैल्यूज और स्ट्रेटेजीज के हिसाब से नहीं है, तो क्या मैनेजमेंट ने कोई करेक्टिव एक्शन इसके लिए लिया है या नहीं लिया। आया समझ में? क्लियर है बेटा यहाँ तक समझ में? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ, द नेक्स्ट पॉइंट सेज कि in addition to formal general meeting, the chairman should seek regular engagement with major shareholder. The board as a whole should understand the view. इसके अलावा क्या होता है, जैसे आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ोगे, तो कॉर्पोरेट लॉ में गिवन है कि शेयर होल्डर्स की मिनिमम मीटिंग्स कितनी होनी चाहिए। गिवन है या नहीं गिवन है वहां पे? आप अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा शेयर होल्डर्स की मिनिमम मीटिंग इतनी होनी चाहिए। साल में आपको कम से कम एक बार तो शेयर होल्डर्स को बुला करके मीटिंग करनी है। तो ये कहते हैं कि उस फॉर्मल मीटिंग से, कि मतलब ये तो एक फॉर्मल मीटिंग हुई हुई, आपने कंपनी के मैनेजमेंट ने उनको जो एजीएम करना था वो किया, इट इज अ फॉर्मल मीटिंग, एज पर लॉ करनी थी। इसके अलावा भी चेयरमैन को मेजर शेयर होल्डर, सभी शेयर होल्डर्स के साथ जरूरत नहीं है, ठीक है? जो छोटे शेयर होल्डर होते हैं उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, जो लेकिन मेजर शेयर होल्डर है जिनके पास 1% 2% ऐसे, उन लोगों के साथ फॉर्मल जनरल मीटिंग्स के अलावा भी मीटिंग्स करनी चाहिए, और उनके व्यूज को समझना चाहिए कि भाई वो कंपनी से क्या चाहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बातें यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। इसके अलावा व्हेन 20% और मोर ऑफ वोट्स हैव बीन कास्ट अगेंस्ट द बोर्ड रिकमेंडेशन फॉर अ रेजोल्यूशन,
the company should explain what action it intend to take to understand the reason behind the result. अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि 20% या उससे क्या होता है कि कंपनी में कोई भी डिसीजन कैसे लिया जाता है, फॉर एग्जांपल कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, दे हैव टू कॉल दी शेयर होल्डर्स कि भाई आ जाओ, बैठते हैं, मीटिंग होगी, एक बोर्ड का एक रिकमेंडेशन है कि हम लोग एक नया बिजनेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिसीजन कैसे होगा? वोटिंग से होगा। पता है ये चीज कैसे होता है डिसीजन कंपनी में? यस सर, वोटिंग से। वोटिंग से होता है। तो रिकमेंडेशन फॉर अ रेजोल्यूशन, तो बोर्ड रिकमेंड कर रहा है रेजोल्यूशन। अब कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग सहमत नहीं है, हालांकि हमको 51% लोगों की मेजोरिटी चाहिए। अगर वो है आपके पास तो आप जो है वो आगे बढ़िए, वरना जो है वो फेल हो गया आपका रेजोल्यूशन। ऐसे होगा काम। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि आप माइनॉरिटी 49% लोगों ने आपके अगेंस्ट में वोट कास्ट कर दिया, तो ये 49% लोग भी स्टेक होल्डर है कंपनी के, इनका भी पैसा है कंपनी में। हालांकि आपका डिसीजन 51% से हो जाएगा, लेकिन अगर 20% लोग या उससे ज्यादा लोग आपके अगेंस्ट हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों है कि ये लोग हमारे अगेंस्ट है। ऐसा नहीं वो माइनॉरिटी है तो आपने उनको छोड़ दिया, यहाँ चलो कोई मतलब नहीं है, हमें 51% चाहिए तो मिल गया 49%, क्या सोचते हैं हम, क्यों इस बारे में कंसर्न। आपको कंसर्न होना पड़ेगा, आपको उन लोगों से बात करनी पड़ेगी भाई कि क्यों ऐसा आप लोग हम लोगों को क्यों अगेंस्ट में थे, ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा। आगे समझ में भी क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. है भाई? आ गया यस सर। सिमरन समझ में? वैदिक? Yes, sir. ठीक है। सो व्हेन इट इज ओनली अबाउट 20%, तो अगर आपके पास 90% वोट है तो 10% तो पूछने की जरूरत है। लेकिन अगर 80% भी अगर आपके पास वोट नहीं है, 75% है, 60% है, या 51% या 55% है, तो आपको बचे हुए लोगों से पूछना पड़ेगा। ठीक है। द बोर्ड शुड अंडरस्टैंड द व्यूज ऑफ द कंपनीज अदर की स्टेक होल्डर। इसके अलावा शेयर होल्डर्स के अलावा दूसरे भी जो की स्टेक होल्डर्स हैं, उनके भी व्यूज को आपको समझना पड़ेगा, and describe how their interests have been considered in the board discussion. For engagement with the workforce, the company should use a director appointed with the workforce from the workforce, a workforce advisory panel designating non-executive director. तो स्टेक होल्डर सिर्फ शेयर होल्डर तो होते नहीं है, क्रेडिटर भी स्टेक होल्डर है कंपनी का, एम्प्लॉयज भी स्टेक होल्डर है कंपनी के। ठीक है। गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर, सब लोग स्टेक होल्डर ही हैं भाई कंपनी के। इंटरेस्ट अगर आपका कंपनी में है तो आप स्टेक होल्डर हो कंपनी के। आया ना? यस और नो? यस सर। तो सिर्फ शेयर होल्डर्स तक इन लोगों ने बोला, हम यहां तक लिमिट नहीं करेंगे। हम लोग ने इन लोगों ने ये तक बोला कि अदर की स्टेक होल्डर्स से भी आपको उनका भी इंटरेस्ट कैसे आप यहाँ पे बोर्ड के डिस्कशंस में आप उसको रखते हो, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। अदर की स्टेक होल्डर्स के भी व्यूज को आपको समझना पड़ेगा। और वर्कफोर्स के साथ एंगेज करने के लिए, देखो सब लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही हैं, दे आर नेवर पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स। अब हम ये चाहते हैं कि भाई जो वर्कफोर्स है, इस वर्कफोर्स में से उठ करके किसी पर्सन को आप यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाइए, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन करेगा, है ना? अगर वर्कफोर्स में से कोई पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है तो इनका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? जो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगाया वो तो सब आईआईएम से पास आउट होकर के, किसी बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर के सीधा बोर्ड के मेंबर बने। उनको क्या पता वर्कफोर्स की क्या परेशानियां रहती हैं? हाँ या ना? यस और नो? तो इनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट यस करने सर। के लिए वर्कफोर्स में ही से ही आपको क्या बनाना है, किसी पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना चाहिए। जो जो नीचे से ग्रो करके ऊपर आया है ना, उसको आप लेकर के आओ। जो ऊपर से ऊपर ही है, मतलब जिसके घर में सब कंपनी के मालिक ही हैं और वो खुद भी उनका ही लेगेसी कंटिन्यू कर रहा है, वो वर्कफोर्स को नहीं समझ सकता। तो हम चाहते हैं कि वर्कफोर्स में से उठ करके आए ना, जो बेचारा कभी किसी टाइम पे छोटा मैनेजर था, प्रमोट होकर के सीनियर मैनेजर बना, फिर चीफ मैनेजर की पोस्ट में आया, मतलब पूरा डिपार्टमेंट जिसने हेड किया, उसको पर्सन को आप उठा करके लेके आओ बोर्ड के अंदर, तो वो एम्प्लॉय को समझता है, वो उनके बीच में से आया है ना भाई? यस और नो? ये कह रही है। यस सर।
आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? ये चीज Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसके अलावा वर्कफोर्स शुड बी एबल टू रेज कंसर्न इन कॉन्फिडेंस एनॉर्मसली विसिल ब्लोइंग। आपको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे कि कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी तरह कंसर्न लेकर के आना चाहता है बोर्ड के पास तो वो आए, उसकी अनॉर्मसनेस हम लोग मेंटेन करेंगे। क्योंकि देखो डर, मेरे को अगर लगेगा मैं किसी कंप्लेन करना चाहता हूँ, कोई मेरे साथ में चोरी कर रहा है और मुझे पता है यार, लेकिन मैं अगर ऊपर गया तो इसको पता चल जाएगा मेरा नाम, किसने मेरी कंप्लेन करी, तो मैं नहीं करूंगा। नुकसान तो अल्टीमेटली ले देगी कंपनी का ही है ना? है ना? अल्टीमेटली नुकसान Yes, किसका हो रहा sir. है? कंपनी का हो रहा है। हाँ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह का अरेंजमेंट आप करें, बोर्ड को इस तरह के अरेंजमेंट करने की कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी भी तरह का कंसर्न लेकर के आना चाहता है तो इन कॉन्फिडेंस आए, और उसको हम लोग अनोनिमसनेस प्रोवाइड करेंगे कि भैया ये आपकी जो आइडेंटिटी है इट विल बी कैप्ट एज सीक्रेट। वो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने कोई कंसर्न रेज किया है। ये अरेंजमेंट बोर्ड को करने पड़ेंगे। तो बोर्ड शुड टेक एक्शन टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन कब अराइज होती है? जब मेरा फायदा हो और जब मुझे दिख रहा हो कि यार कंपनी का काम करूंगा तो मेरा नुकसान होगा, ठीक है, और कंपनी का फायदे में मेरा नुकसान है, मेरे फायदे में कंपनी का नुकसान है। इस तरह की सिचुएशन में जब आप पड़ जाते हो, इट ब्रिंग्स अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। है ना? होगा नहीं होगा इस सिचुएशन में? कई बार हम लोग ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं कंपनी के केस में। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप ऐसे सोचो कि आप कंपनी के डायरेक्टर हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, ठीक है, और कंपनी जो है वो कोई जमीन खरीदना चाहती है, ठीक है, आपके पास भी जमीन है बेचने के लिए, बहुत बड़ी जमीन पड़ी है आपके पास बेचने के लिए, और कंपनी को जमीन की जरूरत है, तो आप सोचो कि यार कंपनी मेरी जमीन ही क्यों ना खरीद ले, है ना? यस और नो? हाँ या ना? Yes. ठीक है, मेरी जमीन खरीद लो। नाउ जितनी महंगी जमीन आप बेचोगे उतना आपका फायदा और कंपनी का नुकसान, और जितनी सस्ती जमीन वो कंपनी आपसे खरीदेगी, कंपनी का फायदा और आपका नुकसान। नाउ दिस सिचुएशन हैज क्रिएटेड अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हो गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएटेड, है ना? यस और नो? आप कैसे श्योर करोगे कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये ट्रांजैक्शन जो है वो मार्केट टर्म्स पे हुआ है, ठीक है, जो मार्केट में और कोई देता वही देता, तो वो चीज मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? यस और नो? हो Yes, जाएगा sir. नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस अगर कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने आती है तो उसको, बोर्ड को उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए एक्शन लेना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? जल्दी बताओ भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक पॉइंट्स? यस और नो? Yes, sir. Clear है. लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि बोर्ड मीटिंग चल रही है, बोर्ड मीटिंग में कोई कंसर्न आया कि सर ये परेशानी है, ठीक है, और अगर ये अनरिजॉल्व रह गया, किसी भी कारण से हो सकता है कि कोई कंसर्न आया, कोई समस्या आई और बोर्ड उसका निस्तारण करने में फेल हो गया, ठीक है, द डायरेक्टर्स कंसर्न अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द बोर्ड और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व शुड बी मिनेटेड